हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी से जो हमारी द्वितीय पुस्तक है उसका चौथा अध्याय लेंगे, जिसका टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ। बच्चों, जो मानव बस्तियाँ वाला टॉपिक है या हम आपने जो हमारी फर्स्ट बुक थी ह्यूमन ज्योग्राफी उसमें भी पढ़ा था, उसमें भी मैंने ये इस टॉपिक के बारे में आपको बताया था। उस टॉपिक में हमने मानव बस्तियों के प्रतिरूप आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम और अधिक विस्तार में जानेंगे, जैसे मानव बस्तियाँ जनसंख्या के आधार पर, कार्य के आधार पर, नगरीकरण के आधार पर कितने प्रकारों में बांटी जाती है। जैसे बच्चों, मानव बस्तियों का अर्थ आप लोग जानते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। किसी भी प्रकार या आकार की जो इमारतें हैं जिस पे मनुष्य रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, आवास क्षेत्र, मानव बस्तियाँ कहलाती हैं। इसी उद्देश्य से मनुष्य क्या करता है, घरों व इमारतों का निर्माण करता है। और जो बस्तियाँ हैं वो आकार और प्रकार में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। अब जो मानव बस्तियां हैं वो एक छोटे क्षेत्र है, पल्ली से लेकर बहुत बड़े महानगरों तक इनका जो होता है विस्तार होता है। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं मानव बस्तियों का वर्गीकरण। अब इसमें जैसे है ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां किनको कहेंगे बच्चों हम, जिनका जो कार्य क्षेत्र या रहन सहन की जो दशाएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या प्रकृति से जुड़ी होती है, जिनका क्रियाकलाप कार्य क्षेत्र भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत होता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं गुच्छित और सघन बस्तियां। जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे, गुच्छित और सघन। सघन मतलब एक साथ, जहाँ सभी प्रकार के जो लोग हैं एक साथ किसी खेत के चारों ओर खलिहानों में एक साथ रहकर एक समूह बना के रहते हैं, उनको हम कहेंगे गुच्छित या सघन बस्तियाँ। अर्धगुच्छित बस्तियाँ, इसमें गांव के जो लोग होते हैं अपना कुछ स्वयं का समूह बनाकर या ग्रुप जैसा बनाकर या एक परिवार दूसरे परिवार से कुछ दूरी पे क्या कहेंगे, एक साथ मिलके रहते हैं। दो परिवार के बीच में कम से कम 2 या 3 खेतों का या क्या कहते हैं कोई नदी यदि का उसका क्या होगा, गैप होगा। जगह जगह पर आप लोगों को इनके समूह देखने को मिलेंगे, उनको हम कहेंगे अर्धगुच्छित बस्तियाँ। पल्ली बस्तियाँ, कई बार बस्ती जो है भौतिक रूप से एक दूसरे से अनेक इकाई में बढ़ जाती है, तो इन सब का नाम जो रहता है एक ही रहता है। देश के अलग अलग भागों में भी इनको कई विभिन्न नामों के द्वारा जाना जाता है। परिक्षिप्त और एकाकी बस्तियाँ, जैसे नाम से लग रहा होगा आपको, एकाकी मतलब एक। इसमें क्या करता है, कोई भी बस्तियों का समूह जंगल में जाके अकेले रहने लग जाता है या किसी दूसरे क्षेत्र पे अपनी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाओं के कारण उसको जो क्षेत्र अपने अनुकूल लगता है उन क्षेत्रों में जाकर अकेले का एक समूह या अकेले एक परिवार रहने लग जाता है, उसको हम कहते हैं परिक्षिप्त और एकाकी बस्तियाँ। अब ये जो 4 प्रकार की बस्तियाँ हैं बच्चों, इनको विभिन्न प्रकार में जो बांटने के जो कारक हैं वो उनके हैं। भौतिक कारक होते हैं, कुछ सामाजिक कारक होते हैं और कुछ आर्थिक कारण होते हैं। दूसरा हमारा उसके बाद नगरीय बस्तियाँ। जैसे आप नगरीय बस्ती जानते हैं, जिनका कार्य क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में रहता है। इसमें अधिकतर प्रशासन के कार्य इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें हम नगरीय बस्तियों की श्रेणी में रखते हैं। अब जो प्रमुखतः नगरीय बस्तियाँ हैं बच्चों, वो उनको हमने 3 भागों में बांटा है। किस किस के आधार पर, विकास के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और कार्य के आधार पर। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जैसे जैसे भारत का विकास होते रहे, बस्तियों को किस किस प्रकार से नियोजित किया गया। जैसे सबसे पहले जो बस्तियां हैं उनको प्राचीन नगर के काल में जो बस्तियां बनाई गई थी वो प्राचीन नगर, फिर मध्यकालीन नगर, उसके बाद आधुनिक नगर। प्राचीन नगर में जो प्रमुख हैं हमारे प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई, वाराणसी, इनको प्रमुखतः धार्मिक नगर भी कहते हैं। प्रयाग जो इलाहाबाद में है, पाटलिपुत्र पटना में है। उसके बाद है मध्यकालीन नगर। अब बच्चों, जो मध्यकालीन नगर है इनका विकास अधिकतर रजवाड़ों और राजाओं के समय पे की गई थी। उनमें प्रमुख है दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ। बाद है हमारा आधुनिक नगर। अब आधुनिक नगर बच्चों, अंग्रेजों व अन्य यूरोपियों ने क्या करा, प्रमुख रूप से आधुनिक नगर का विकास या बनाने में उसका अहम योगदान है। जैसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, तटीय इलाकों में अपने पैर जमाते हुए उन इलाकों से क्या करा, विकास, आय के साधन खोजने शुरू किए। उस आधुनिक नगर में जो हमारे प्रमुख नगर हैं उनमें है चंडीगढ़, सूरत, गोवा और दमन। और दमन में ही अंग्रेजों ने क्या करे, अपने व्यापारिक पत्तन भी विकसित किए। व्यापारिक पत्तन मतलब पत्तन वो एरिया कहलाता है जहाँ पर समुद्री जहाज आके रुकते हैं
व्यापार की दृष्टि से उसने क्या करता है, अधिकतर व्यापार समुद्री मार्गों से हो करके उसने क्या करता है, जो समुद्री तटीय क्षेत्र है उनके किनारे व्यापार की दृष्टि से अनेकों पत्तनों की स्थापना की। उसके बाद आता है बच्चों हमारे जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या के आधार पर हमने नगरों को 3 भागों में बांटा है। पहला हो गया नगर, फिर हो गया मेगा नगर, फिर महानगर। नगर जिसमें जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो उनको हम नगरों की श्रेणी में रखते हैं। मेगा नगर जिसमें जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो उनको हम मेगा नगर में रखते हैं। महानगर जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो, 50 लाख से ऊपर जहाँ की जनसंख्या होगी बच्चों उनको हम महानगर की श्रेणी में रखेंगे। बच्चों मेगा नगर जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगा नगर किससे कहते हैं, तो जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 50 लाख होती है या आप लिख सकते हैं कि 10 से 50 लाख के बीच होती है उनको हम मेगा नगर कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अब कुछ शहर कुछ नगरों को कुछ निश्चित कार्य की विशिष्टता प्रदान होती है या प्राप्त होती है, उसी के आधार पर वो नगर क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। उस कार्य के आधार पर हम उस नगर को जानने लग जाते हैं। अब जैसे उसमें सबसे पहला जो आता है प्रशासन नगर, उच्चतर क्रम के प्रशासनिक नगरों को प्रशासन नगर कहते हैं। इसमें हम प्रमुखता देखते हैं चंडीगढ़ हो गया, नई दिल्ली हो गई, लखनऊ हो गया, शिलोंग हो गया, ये क्या करते हैं देश के बड़े बड़े नगर हैं। उसके बाद औद्योगिक नगर, नाम से समझ में आ रहा होगा, जो नगर उद्योगों की दृष्टि से औद्योगिक नगर जहाँ बहुत सारे क्या होते हैं उद्योग होते हैं उन नगरों को हम औद्योगिक नगर कहते हैं। उनमें नगर हैं मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, हुगली इत्यादि नगरों को हम औद्योगिक नगर की दृष्टि में या दृष्टि से देखते हैं। परिवहन नगर, ये नगर जो हैं परिवहन मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं। इनमें अधिकतर यातायात के जितने भी साधन हैं वो सब आपको परिवहन नगर में देखने को मिलेंगे। जो प्रमुख परिवहन नगर जैसे कांडला है, कोच्चि है, विशाखापट्टनम है, ये प्रमुखतः पत्तन नगर के नाम से भी जाने जाते हैं। वाणिज्यिक नगर, व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त करने वाले नगरों को वाणिज्यिक नगर कहते हैं। इनमें प्रमुखतः बच्चों जो है कोलकाता और सहारनपुर को मुख्यतः वाणिज्यिक नगर कहते हैं। खनन नगर, ये नगर खनन क्षेत्रों से संबंधित है जहाँ क्या करता है खनन का कार्य किया जाता है। वहाँ जैसे प्रमुखतः हमारे हो गए डिगबोई हो गया, अंकलेश्वर हो गया, रानीगंज, झरिया झारखंड में जो उसके प्रमुख खनिज संसाधनों का भंडार जो क्षेत्र है, इन लोगों को प्रमुखतः खनिज नगरों की या खनन नगरों की दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक नगर, जो नगर धार्मिक दृष्टि से क्या हो रखे हैं सफल हो रखे, जैसे हम वाराणसी देखिए आप, अमृतसर है, मदुरई है, मथुरा है, हरिद्वार है, इन सभी को हम धार्मिक नगरों की श्रेणी में रखते हैं। इनको धार्मिक नगर कहा जाता है। गैरिसन और छावनी नगर, बच्चों ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है कि गैरिसन नगर किन्हें कहते हैं। उदय जो है गैरिसन नगरों के रूप में होता है। छावनी परिषद, इसमें ये मुख्यतः जो सैन्य अभ्यास के लिए जाने जाते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में आप ले लीजिए, एक वहाँ है क्या कहते हैं लैंसडौन कोटद्वार में, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा हमारा रानीखेत, ये भी क्या गैरिसन नगर की श्रेणी में इनको देखा जाता है। उसके बाद शैक्षिक नगर, नगरों का विकास शैक्षिक दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत सफल रहा है, उनको हम शैक्षिक नगर कहते हैं। इनमें प्रमुखतः वाराणसी हो गया, अलीगढ़ हो गया, कोटा राजस्थान का है जो, रुड़की हो गया, ये सभी शैक्षिक नगर कहलाते हैं। पर्यटन नगर, जैसे उत्तराखंड के फेमस नैनीताल, मसूरी, कौसानी, लैंसडौन, ये 4 बहुत ही फेमस है जो उत्तराखंड में है। अन्य राज्यों में है जैसे जैसलमेर के जो किले हो गए वो भी पर्यटन नगरों के क्षेत्र में अत्यंत देखने को मिलते हैं। माउंट आबू हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं बच्चों, पर्यटन नगर कहलाते हैं। तो आज हमने सारे टॉपिक देखे, ये सब मानव बस्तियों के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो आज का आपका ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।